लेकिन आज सत्ता में पहले उस धर्म कलेश की खबर जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां हैं, और इस चिंगारी के जरिए कुछ लोग आग लगाने की कोशिश में जी जान से जुटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से आप टीवी चैनल की ब्रेकिंग न्यूज से अखबारों की हेडलाइंस तक एक नारा सुन रहे होंगे, आई लव मोहम्मद। इसके जवाब में हिंदू संगठन भी आई लव महाकाल और आई लव महादेव जैसे कैंपेन शुरू कर चुके हैं। लेकिन पंजाब में अब ये कलेश आई लव मोहम्मद वर्सेस जय श्री राम वाला हो गया है। सड़कों पर अल्लाहू अकबर और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। इसी धर्म क्लेश के जरिए अब कुछ नेता और मजहब के स्वयंभू एजेंट अपना स्कोर बढ़ाने का खेल शुरू कर चुके हैं। असल में पंजाब के जालंधर में हिंदू संगठन का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि आरोप यह है कि यहां सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से बीच रास्ते पर पहले एक शख्स को रोका गया, उसे घेर लिया गया, उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली गई और फिर बुरी तरह मारपीट की गई। आरोप है कि ये काम मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने किया जो आई लव मोहम्मद कैंपेन से जुड़े थे। अब इन्हीं आरोपों को लेकर करीब 30 घंटे से जालंधर का तापमान बहुत ज्यादा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से धरना दिया जा रहा है, लेकिन सच क्या है आज सत्ता में आप देखिएगा। पूर्व धर्म क्लेशों को समझाने के लिए हम आपको 5 वीडियो की एक सीरीज दिखाते हैं, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर पंजाब के जालंधर में से आई लव मोहम्मद वर्सेस जय श्री राम की खबर में इतनी गर्मी क्यों है। पहला वीडियो उस वक्त का है जब ऑल इंडिया उलेमा के सदस्य आई लव मोहम्मद के समर्थन में और मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के विरोध में मार्च निकाल रहे थे। मुस्लिम समुदाय के सभी लोग इसके लिए कमिश्नर दफ्तर में ज्ञापन देने जा रहे थे। किसी के हाथ में आई लव मोहम्मद का बैनर था, जो किसी की जुबान पर यूपी पुलिस मुर्दाबाद के नारे थे। दूसरा वीडियो भी देखिए। दूसरा वीडियो तब का है जब मुस्लिम समुदाय के ये लोग कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे, नारेबाजी चल रही थी। तभी आई लव मोहम्मद वाले कैंपेन को देखकर पास से गुजर रहे एक शख्स ने जय श्री राम का उद्घोष शुरू कर दिया, और इसके बाद जो हुआ, जो आरोप लगाए गए, वो चौंकाने वाले हैं। iPhone 13 जय श्री राम। आरोप यह है कि जय श्री राम का नारा सुनते ही धरने पर बैठे मुस्लिम समुदाय के लोग उस पर टूट पड़े, उसे चारों ओर से घेर लिया। दावा है कि पहले उसे मुस्लिम समुदाय के मजहबी नारे लगाने के लिए कहा गया, और जब वो नहीं माना तो उसके साथ बीच सड़क के मारपीट की गई। युवक को इस भीड़ से तब बचाया जा सका जब हिंदू समुदाय से जुड़े कुछ लोग वहां पर पहुंचे, उसे भीड़ से बाहर निकाला। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में काफी ज्यादा बहस भी हुई। और धर्म क्लेश वाली इस सीरीज का 5वां वीडियो तब का है जब जय श्री राम कहने पर पिटाई से नाराज हिंदू संगठन के लोग धरने पर बैठ गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हम आपको वो पूरा वीडियो भी दिखाते हैं, जिसे लेकर हिंदू संगठन बहुत गुस्से में है और ये पूछ रहे हैं कि जय श्री राम कहने पर पीटा क्यों। सदियों से अगे एक व्यक्ति है जिसकी एक्टिवा जा रहा सीगा ते इस समय उसने जय श्री राम का नारा लाया तो उसने लत्तोबाई हो गई। जय श्री राम नहीं बोल सकता। नहीं, जब हम बैठे तो क्यों बोलेगा? मैं की गलबात की हुई है? मैं निकलिया सीगा जय श्री राम नारा लाया। अच्छा जी, अच्छा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ। ਜੁਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਨਹੀਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਬਈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। लेकिन क्या वाकई जय श्री राम कहने पर एक शख्स को पीटा गया? इसे लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और अब वो हम बिल्कुल वैसे ही आपके सामने भी रखते हैं। साथ ही वीडियो सबूत भी आपके सामने है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि भीड़ ने जबरदस्ती घेरकर अल्लाहू अकबर बोलने के लिए कहा, जबकि मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि शख्स ने वहां से गुजरते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। हिंदू पक्ष के अनुसार सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने पर बीच सड़क कर पीटा गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष के मुताबिक पिटाई का आरोप पूरी तरह गलत है और ये वीडियो पर मौजूद है। पीड़ित शख्स के अनुसार पहले भीड़ ने उसकी स्कूटी को घेरा, उसकी चाबी निकाली, फिर मारपीट की। हालांकि मुस्लिम पक्ष के अनुसार उस शख्स ने खुद रुककर वहां जय श्री राम के नारे लगाए। अब हिंदू संगठनों का सवाल है कि क्या जय श्री राम कहने पर किसी की पिटाई की जाएगी, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग इसे सिर्फ माहौल खराब करने की एक साजिश बता रहे हैं। अब तक इस मामले में क्या हुआ है वो भी जान लीजिए। पुलिस ने क्या एक्शन लिया है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पुलिस ने इस मामले में मुस्लिम नेता अयूब खान, नमीन खान और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिन धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया है उनमें आरोप है कि किसी को गलत तरीके से रोकना, किसी शख्स के साथ बेवजह मारपीट करना और धार्मिक भावनाओं को आहत करना। हालांकि इस कार्रवाई से अब मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हैं और वो विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि मामले को राजनीतिक बनाया जा रहा है जिससे माहौल को खराब किया जा सके। इस पूरे धर्म क्लेश पर हम आपको एक न्यूज रील भी आइए दिखाते हैं। अल्लाह अकबर बोलो जी, सारे इकट्ठे हो गए जी। इन्होंने चाबी भी लाली मारने की कोशिश की। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕੈਮਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। बीजेपी ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बीजेपी ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ बीजेपी ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ बीजेपी। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਧਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। और सत्ता में अब बात करते हैं बरेली हिंसा की, जिसका हाउस अरेस्ट वाला एक्सटेंशन हो गया है। पिछले 24 घंटे से बरेली सियासी प्रयोगशाला का सेंटर बना हुआ है, जिसमें आई लव मोहम्मद वाला कलेश है। कहानी यही है कि बरेली में 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद की नारेबाजी के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात संवेदनशील बने हुए हैं। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से बरेली जाने वाला था, जिसे पुलिस ने बॉर्डर पर रोक दिया। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे समेत कई सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी बरेली जाने की तैयारी में था, लेकिन हुआ क्या, आप इन तस्वीरों में देखिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। इससे पहले जिला मजिस्ट्रेट बरेली ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और दूसरे जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि बिना अनुमति कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली की सीमा में प्रवेश ना करें। मतलब ये समझ लीजिए कि बरेली हिंसा की आग पर राजनीति हो रही है। दे रही है
हाउस अरेस्ट वाली पॉलिटिक्स की अगली तस्वीर संभल की है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क जब बरेली के लिए निकले तो स्थिति कुछ ऐसी बन गई। पुलिस इंस्पेक्टर उनके सामने खड़े हो गए। काफी देर तक सांसद बरेली जाने पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया। पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क के निवास को घेर लिया। सांसद बरेली में दंगा पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे। बर्क का यूपी सरकार और पुलिस से सवाल है कि बरेली में जिनको गिरफ्तार किया गया उनका क्या दोष है। अगर पुलिस के पास कोई सबूत है, उन्होंने कोई कानून तोड़ा है, तो वो सबूत पेश क्यों नहीं करते। बरेली को लेकर आज यूपी गेट पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आज सुबह करीब 11 बजे समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन और हरेंद्र मलिक के साथ प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से बरेली के लिए निकला। जैसे ही काफिला यूपी गेट पहुंचा, वहां मौजूद गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने उन्हें रोक लिया। एसपी सांसदों की पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई। सांसद हरेंद्र मलिक की तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज लखनऊ से बरेली जाना चाह रहा था नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें उनके आवास पर ही रोक दिया गया है। इस वक्त हम माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो पुलिसकर्मियों की तैनाती आपको यहाँ पर दिखाई देगी और ये सुबह से ही तैनाती यहाँ पर बरकरार रखी गई है। एक तरीके से माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट के सिचुएशन में यहाँ पर रखा गया है। प्रशासन से जो नोटिस मिली है उसमें उन्होंने कहा सेक्शन 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी है और निषेधाज्ञा में उन्होंने कहा है कोई बाहरी व्यक्ति किसी जिले का यहाँ ना आवे, तो उसी के आधार पर मुझे रोका गया। पुलिस तो रास्ते लगा दी गई थी और रात से ये प्रयास था उनका कि मैं कहीं घर से किसी तरह से निकल नहीं जाऊं। मेरे घर को चारों तरफ से घेर करके पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई थी। अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। यहाँ पे मकामी मामला है, स्थानीय लोग इसको हल करेंगे। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस तरह से रोका जाएगा, ये तो सरासर नाइंसाफी है। पूरे जनपद में 163 बीएनएसएस की धारा जो लगी हुई है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी काम बिना परमिशन लिए नहीं होना चाहिए और उसमें जो लोग भी बाहर से अगर जनपद में आना चाहते हैं तो पहले जब वो अपनी अनुमति प्राप्त करेंगे और अनुमति मिलने के पश्चात ही हम चाहेंगे कि वो लोग जनपद में आएँ, क्योंकि वहाँ पे संवेदनशीलता के मद्देनजर ये जरूरी है। अब क्या करेंगे आप लोग? हम तो बरेली जा रहे हैं, लेकिन हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है। ये भी असंवैधानिक काम है। बरेली हिंसा पर राजनीति के साथ साथ बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। बरेली के सैलानी बाजार में नगर निगम का बुलडोजर चला। 4 बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराया गया। पुलिस इस मामले में आरोपी तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन ले रही है। तौकीर रजा के सहयोगी नफीस की बेनामी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। नफीस और उसके बेटे को जेल भेजा जा चुका है। इस पर भी दंगा भड़काने का आरोप है। पीछे से फिलहाल बरेली में हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। एक्शन भी हो रहा है। अब तक 81 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है। 2500 उपद्रवियों में से 200 को नामजद किया गया है। पुलिस ने दावा किया था कि बरेली में बवाल की साजिश रची गई थी, जिसका मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा है। वहीं पुलिस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सूबे की सत्ता के दबाव में काम कर रही है। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके संवैधानिक जिम्मेदारी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। आप सुनिए कैसे इस पर राजनीति हो रही है। अंडे
डिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं। जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। बरेली की संवेदनशील परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने बहुत धैर्य और संयम के साथ उसको नियंत्रित करने का काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को इससे संतोष नहीं हो रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ करके भावनाएं भड़काने के लिए अब प्रतिनिधि मंडल भेजने का एक स्वांग रच रहे हैं और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से हम सत्ता के न्यूज मित्रों को जानलेवा कफ सिरप वाली जानकारी दे रहे हैं और उस व्यवस्था से सवाल पूछ रहे हैं जो कफ सिरप वाले संकट पर रिपोर्ट वाला गेम खेल रही थी। लेकिन अब रिपोर्ट आ चुकी है, अब सब कुछ साफ हो चुका है। पता चल गया है कि मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की मौत की वजह कफ सिरप है। आप इस वक्त स्क्रीन पर जिस कफ सिरप की शीशी देख रहे हैं, यही वो जहरीला कफ सिरप है जिसने बच्चों की खांसी खत्म करने की बजाय उनकी जिंदगी खत्म कर दी। इस कफ सिरप का नाम है कोल्ड्रिफ। आज हर माता पिता को इस खतरे से सावधान हो जाने की जरूरत है। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को आया था। पहली मौत 7 सितंबर को हुई थी। इसके बाद से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। आशंका पहले से ही थी कि ये मौत कफ सिरप की वजह से हो रही है, लेकिन रिपोर्ट के बाद अब ये साफ हो गया है कि कफ सिरप में जहरीले केमिकल की मिलावट है। हालांकि इस कफ सिरप को पहले ही शक होने के बाद बंद कर देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप को अब बैन कर दिया गया है। कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी की सभी दवाएं बैन कर दी गई हैं। अब कंपनी की बाकी सभी दवाओं की भी जांच की जाएगी। जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है। इस कफ सिरप को तमिलनाडु के कांचीपुरम में बनाया जा रहा था, इसलिए तमिलनाडु सरकार ने भी कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया है। कोल्ड्रिफ के उत्पादन और वितरण पर रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा कि सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था, जिसकी रिपोर्ट मिल चुकी है। जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले तमिलनाडु में हुई जांच की जो रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक कोल्ड्रिफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा थी। इस सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 48% मिली। किसी भी कफ सिरप में इसकी मात्रा सिर्फ 0.10% ही होनी चाहिए, यानी तय मानकों से 480 गुना ज्यादा डायएथिलीन ग्लाइकॉल सिरप में पाया गया है। इसकी वजह से कफ सिरप बच्चों के लिए जहर बन गया। यहाँ आपके मन में एक सवाल ये होगा कि आखिर ये डायएथिलीन ग्लाइकॉल क्या है जिसने बच्चों की जान ले ली। दरअसल ये एक तरह का जहरीला रसायन है जिसे किसी भी कफ सिरप में बहुत सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किसी दवा को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही दवा को ज्यादा दिन तक उपयोग योग्य बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। WHO इसको लेकर कई बार चेतावनी जारी कर चुका है। अब तक इसकी वजह से दुनिया में 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। 2022 में अफ्रीकी देश गाम्बिया में इस रसायन की ज्यादा मात्रा वाले कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत हुई थी। ऐसे कफ सिरप का उत्पादन भी भारत में ही हुआ था। यानी कफ सिरप में जहरीली मिलावट का यह पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश के मामले में भी पहले 2 कफ सिरप पर आशंका जताई गई। छिंदवाड़ा जिले में 2 कफ सिरप बैन किए गए, जिनमें से एक कफ सिरप कोल्ड्रिफ पर बैन लग चुका है। दूसरा कफ सिरप नेक्स्ट्रो DS पर अभी बैन नहीं है। अभी नेक्स्ट्रो DS की जांच रिपोर्ट आई नहीं है, इसीलिए रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई पर फैसला होगा। इस मामले को लेकर सियासी पारा भी काफी हाई है। विपक्ष सरकार पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगा रही है, तो सरकार बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। मध्य प्रदेश में TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। आखिरकार कोल्ड्रिफ सिरप को सरकार ने बैन कर दिया है। TV9 लगातार सरकार से ये सवाल पूछता रहा कि अगर इस सिरप को लेकर आशंका है कि इसी की वजह से बच्चों की जान गई है, तो जांच रिपोर्ट का इंतजार क्यों किया जा रहा है। मगर सरकार ने
जांच रिपोर्ट का इंतजार किया, उसमें खामियां पाई गई और उसके बाद इस सिरप को पूरे प्रदेश में बैन किया है। जो भी दवाइयों पे आशंका थी उनकी सैंपलिंग कराई। कोल्ड ड्रिप सिरप तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी हमें टेस्ट रिपोर्ट मिलने पे हमने उसको पूरे प्रदेश में बैन कर दिया है। इसमें और गंभीर जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये संदेह के दायरे में है, संदेह में है, तो इसकी बात साफ सामने आना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था, और इस रीज़न में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तब फिर लोगों को थोड़ा सा और संतुष्टि मिलेगी। ये एक बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इस पर लिप्त जितने भी लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन जिन की गलतियां हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए। वैन लगाने से कुछ नहीं होता भाई, हमारे यहाँ तो बच्चा गया है, उनको सज़ा भी मिलना चाहिए। ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई देखने वाला ही नहीं है। वहाँ जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अनदेखी की गई है और उन लोगों को ये सिरप पिलाया गया है, जिससे उनकी मौत लगातार होती चली जा रही है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आई, वो कब सिरप अब प्रदेश में ना बिके इसके निर्देश दिए हैं, उसको तुरंत प्रभाव से पूरे प्रदेश में बैन कर दिया गया है। और उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। अब खबरों का स्टीयरिंग सियासत की तरफ घुमाते हैं, जहां आज पूरा फोकस बिहार पर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक दलों से लेकर चुनाव आयोग तक तैयारियों में जुटा है। इसको लेकर चुनाव आयोग की टीम 2 दिन के बिहार दौरे पर है। चुनाव आयोग की टीम ने आज बिहार में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में निकली 2 राजनीतिक कुंजी आपको दिखाएंगे, जिसमें पहले बुर्का वाली वोटर्स की पहचान वाला खिलेश है, जिस पर बीजेपी और आरजेडी आमने सामने है। दूसरी कुंजी में मतदान को लेकर सियासी दलों की डिमांड लिस्ट बताएंगे। पहले बुर्के वाली वोटर्स की पहचान से जुड़े क्लेश से पर्दा उठाते हैं। ये पूरा क्लेश बीजेपी की एक मांग के साथ शुरू हुआ है। चुनाव आयोग के साथ बैठक के दौरान बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बुर्का पहनकर आने वाली मतदाताओं की पहचान हो, ताकि सिर्फ वास्तविक मतदाता ही वोट डाल सके। आरजेडी ने बीजेपी की इस मांग को साजिश बताया। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जाति धर्म वाला एंगल ढूंढ रही है। जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए, और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। ये SIR जब हुई है तो सारा जो वोटर लिस्ट बना है नया बना है, और सब लोग का फोटो युक्त सब चीज़ बना है, तो इसमें पहचान न पहचान की कहाँ से बातें आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान इस तरह का एजेंडे को लाना, ये समझिए कि राजनीतिक, हम समझते हैं कि ये साजिश भी है और राजनीति की ये मांग भी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव आयोग से उन्होंने एक मांग की, और उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी बुर्का पहनकर वोट डालने के लिए जो महिलाएं आए, खासकर उन्होंने अल्पसंख्यक महिलाओं को लेकर के कहा कि जो महिलाएं बुर्का पहन करके वोट डालने के लिए आए, उनका पहचान पत्र से उनके चेहरे का मिलान किया जाए, वोटर ID कार्ड से उनके चेहरे का मिलान किया जाए। चुनाव आयोग के साथ हुई बैठक में राजनीतिक दलों ने अपने अपने सुझाव दिए। सभी दलों की तरफ से कहा गया कि बिहार में चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा लंबा ना खींचा जाए। बीजेपी की तरफ से 2 चरणों में ही मतदान कराने की मांग हुई, जबकि बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने कहा कि मतदान एक ही चरण में हो जाना चाहिए। आरजेडी की तरफ से भी 1 या 2 चरण में ही मतदान कराने की मांग हुई। इसके पीछे तर्क दिया गया कि अगर 1 या 2 चरण में मतदान होता है तो छठ पर्व के लिए बिहार आए मतदाता भी अपना वोट कर पाएंगे।
साथ ही इससे उम्मीदवारों का खर्च भी कम होगा। हालांकि पिछले कई चुनावों में बिहार में 1 या 2 चरण में मतदान नहीं हुआ है। वर्ष 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में 6 चरण में मतदान हुआ। 2015 में मतदान 5 चरणों में कराया गया। 2020 में 3 चरण में चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार हर राजनीतिक दल चाहता है कि 2 से ज्यादा फेज में मतदान ना हो। हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज़ इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। हमने एक फेज के लिए सुझाव दिया कि एक फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं हो सकता। एक फेज में चुनाव होना चाहिए। हमने कहा कि 2 फेज में आप चुनाव कराएं, समय बहुत कम है और दीपावली भी है, छठ भी है, छठ के बाद चुनाव हो। ये सारी बातों को प्राथमिकता से हमने रखने का काम किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं से वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने कहा, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसे फिर खड़े करने में बहुत मेहनत लगती है। आरजेडी के राज में बिहार में वही कीड़े लग गए थे, जिसे हम सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर ठीक कर रहे हैं। जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। सत्ता में अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की उस टिप्पणी की जो उन्होंने बुलडोजर वाले इंस्टेंट इंसाफ पर की है। सीजीआई 3 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। कल उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ी बातें कही, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। मॉरिशस में आयोजित सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर 2025 में सीजीआई बोल रहे थे। कार्यक्रम का विषय था सबसे बड़े लोकतंत्र में कानून का शासन। लेक्चर के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और मुख्य न्यायाधीश रेहाना मंगली गुलबुल भी मौजूद थे। सीजीआई ने बुलडोजर न्याय की आलोचना करते हुए अपने ही एक फैसले का उदाहरण दिया। सीजीआई ने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सरकार जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका नहीं निभा सकती। भारत की न्याय व्यवस्था कानून के नियम के हिसाब से चलती है, ना कि बुलडोजर के शासन से। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार हैं, उसका उल्लंघन है। इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि सत्ता का प्रयोग निष्पक्ष रूप से किया जाए, ना कि प्रतिशोध के साधन के रूप में। अनियंत्रित शक्ति संसाधनों को नष्ट कर देती है। व्यक्तिगत इच्छा नहीं, बल्कि कानून ही सर्वोच्च रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसलों में स्पष्ट किया था कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाना कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है। सीजीआई ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में रूल ऑफ लॉ केवल नियमों का सेट नहीं है, बल्कि ये नैतिक और सामाजिक ढांचा है।